हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकॉर्ड। जीके एजुकॉर्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज से शुरू करने जा रहा हूँ फिजिक्स, और फिजिक्स का जो ये चैप्टर है मैं कवर करूँगा लूसेंट जी के बुक से। लूसेंट जी के बुक के बारे में बता देता हूँ। यह कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी बुक बनाई गई है। ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, एनटीपीसी, पुलिस एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम्स, बैंकिंग सेक्टर में भी जो एग्ज़ाम होते हैं, सीजीएल, एसएसएल, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस में भी जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर आपको लूसेंट जी के बुक में मिल जाएंगे। 100% तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 70-80% की गारंटी है कि इससे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं एक आपको टिप्स दे देता हूँ कि आप कोई भी बुक पढ़िए। आप जो भी बुक पढ़ते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, उसी बुक को बार बार पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आज लूसेंट जी के बुक पढ़ी तो नेक्स्ट टाइम दूसरी बुक, और उससे नेक्स्ट टाइम तीसरी बुक, तो ऐसे तैयारी करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इससे अच्छा आप एक ही बुक पढ़िए, एक ही बुक को बार बार रिवीजन कीजिए, उसका बार बार रिपीट कीजिए, तो वो टॉपिक्स और वे लाइंस जो उस बुक में दी गई वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक ही बुक पर कंसंट्रेट करिए, जो बहुत अच्छी बुक आपको लगती है। ये इस पूरी सीरीज़ को हम लूसेंट जी के बुक से कवर करेंगे। तो जिनके पास जी के बुक है उनके लिए अच्छी बात है, जिनके पास जी के बुक नहीं है फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं फिजिक्स के हर चैप्टर को, हर टॉपिक को लाइन वाइज कवर करूंगा, ताकि आपके किसी भी तरह के डाउट हो क्लियर हो सके। इससे पहले मैं भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक सीरीज बना चुका हूं, जिसको आप मेरी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपकी समझ में आती है, तो आप कमेंट करिए, अपने रिव्यू ज़रूर देना कमेंट करके। अगर आपकी समझ में आती है, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा आपको फिज़िक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि फ़िज़िक्स की शुरुआत कहाँ से हुई है, इसके जनक कौन है, और फिज़िक्स कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं साइंस से। जो साइंस जो है उसके जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को। किसको? अरस्तु। अरस्तु को एरिस्टोटल भी बोल दिया जाता है। ये यूनान के दार्शनिक थे जिसने साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में बहुत सारी रचनाएं की। इसको ही साइंस का जनक बोला जाता है, विज्ञान का जनक बोला जाता है। और साइंस जो है साइंटिया नामक शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जानना। और साइंस के मेन 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स जो है फ्यूजिज नामक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है नेचर, प्रकृति। और केमिस्ट्री कीमिया नामक वर्ड से मिलकर बना है। कीमिया नामक वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है। ताकि बायोलॉजी के जो जनक है उसको, अरस्तु को ही बायोलॉजी का जनक बोला जाता है, जो कि साइंस के भी जनक माने जाते हैं। केमिस्ट्री के जो जनक है उनका नाम है लेवोशियर, जो कि 18वीं शताब्दी में जिनका जन्म हुआ था। और उस टाइम पे उन्होंने केमिस्ट्री में बहुत सारी रचनाएं की थी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। अब बात आ जाती है फिजिक्स की। तो फिजिक्स के बारे में हम देख लेते हैं। फिजिक्स का, जैसे मैंने बताया कि फिजिक्स फ्यूजिज नामक वर्ड से मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है नेचर यानी प्रकृति। 2 टाइप की फिजिक्स होती है। एक होती है एंशिएंट फिजिक्स, और दूसरी होती है मॉडर्न फिजिक्स। जो एंशिएंट फिजिक्स जो है उसके जनक माने जाते हैं न्यूटन का जो जन्म है वो 17वीं शताब्दी में हुआ था। और उसने फिजिक्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, फिजिक्स में बहुत सारी खोज की थी, इसलिए उसको एंशिएंट फिजिक्स का पिता माना जाता है। और मॉडर्न फिजिक्स के जो पिता है वो किसको माना जाता है? एल्बर्ट आइंस्टीन को, जिनका जो जन्म है वो 19वीं शताब्दी में हुआ था। तो ये हमारी छोटा इंट्रोडक्शन था साइंस के बारे में, जिसमें हमने कवर किया कि साइंस के जनक अरस्तु थे। और उससे पहले मैं बता देता हूँ, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है ये टोटली नॉन लिविंग यानी अजीवित वस्तुओं को लेकर बनाई गई है। और जो बायोलॉजी है वो किसके बारे में बताता है? लिविंग वस्तुओं के बारे में, जैसे जो वस्तुएं सांस लेती है, जीव जंतुओं के बारे में बताया जाता है वो। तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन फिजिक्स के बारे में। अब हम शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान। तो शुरू करते हैं भौतिकी।
यानी कि फिजिक्स। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य यानी कि मैटर तथा ऊर्जा यानी कि एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिकी यानी फिजिक्स प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा व ब्रांच है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, एनर्जी और मैटर के रिलेशन का, उनका आपस में क्या रिलेशन है। अब मैटर यानी कि द्रव्य क्या होता है, यह एक मैटर एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें दिखाई देती है, जो कि विजिबल होती है, जो स्पेस घेरती है, जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ वेट होता है। और एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देती, वो इनविजिबल होती है, वो किसी पदार्थ के अंदर होती है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। इन दोनों के बीच में जो भी क्रियाएं होती है उसको उसका अध्ययन कौन करता है, भौतिकी यानी कि फिजिक्स। नेक्स्ट आ जाता है भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास जो है भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। फिजिक्स को जो है साइंस का मूल यानी कि बेस माना जाता है। बाकी जितनी भी साइंस की ब्रांचेज है वो सब इस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हमारे पहले टॉपिक की शुरुआत हो जाती है जिसको बोला जाता है मात्रक। मात्रक मतलब मेजरमेंट यूनिट। मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, किसी राशि के मापने के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। राशि मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी किसकी, फिजिकल क्वांटिटी जो भी हमें दिखाई देती है उसको हम संख्याओं में मापते हैं। जैसे कि पानी जो हम लीटर में मापते हैं, 1 लीटर 2 लीटर, वैसे ही कुछ वस्तुओं का हम भार मापते हैं जिसको हम केजी में मापते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी राशि को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम मापते हैं किसमें, संख्याओं में, तो उसको हम क्या कहते हैं, मात्रक। तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को फंडामेंटल यूनिट बोला जाता है और व्युत्पन्न मात्रक को डिराइव्ड यूनिट बोला जाता है। मूल मात्रक मतलब ये ऐसे मात्रक है जो अपने आप से स्वयं बने हैं, और मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक जो है वो मूल मात्रक से मिलके बने होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि लंबाई है, लंबाई को मीटर में मापते हैं, लेकिन हम अगर एरिया की बात करते हैं, किसी क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो उसके लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत होती है, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई दोनों को हम मीटर में मापते हैं। तो एरिया मापने के लिए हम लंबाई गुना चौड़ाई का यूज करते हैं। तो क्षेत्रफल क्या हुआ, व्युत्पन्न मात्रक हुआ। तो आगे हम कवर करेंगे तो और भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 होती है। मूल मात्रक मतलब फंडामेंटल यूनिट्स जो संख्या में 7 होते हैं, जिससे नीचे की सारणी में दिया गया है। यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें हम मूल मात्रक पढ़ लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में बताया गया है भौतिक राशि, ये 7 भौतिक राशि दी गई है। इनके मूल मात्रक यहाँ पे बताए गए हैं, वो बताए गए एसआई पद्धति में। 3 प्रकार से मात्रक मापे जाते हैं, एक एसआई पद्धति में, दूसरा सीजीएस में और तीसरा एफपीएस में। एसआई आपका हो जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसको बोला जाता है एसआई को। सीजीएस जो होता है वो उसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एक एफपीपीएस होता है, उस पद्धति की फुल फॉर्म होती है फुट पाउंड और सेकंड। थर्ड कॉलम में संकेत यानी कि सिंबल दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है लंबाई। लंबाई का जो मूल मात्रक है वो मीटर है और इसको स्मॉल एम से हम डिनोट करते हैं। द्रव्यमान जो राशि है उसका एसआई मूल मात्रक किलोग्राम है, ये एसआई मूल मात्रक है और इसको हम केजी से डिनोट करते हैं। थर्ड आ जाता है समय यानी कि टाइम, इसको हम सेकंड में मापते हैं और इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। इसमें स्मॉल और कैपिटल जो लेटर आते हैं उसका आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल में हम कौन से मूल मात्रक मापते हैं और कैपिटल लेटर में हम कौन से मूल मात्रक मापते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ताप यानी कि टेम्परेचर, जिसको हम केल्विन में मापते हैं। केल्विन के अलावा हम इनको सेल्सियस में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में मापते हैं। और केल्विन में हम इसको मापते हैं तो उसका जो सिंबल है, उसका जो संकेत है वो के है, ये कैपिटल के है। नेक्स्ट आ जाता है विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम किस में मापते हैं, एम्पियर में, और इसका जो संकेत है, सिंबल है, वो है कैपिटल ए। नेक्स्ट आ जाता है ज्योति तीव्रता मतलब लुमिनियस इंटेंसिटी, उसको हम किस में मापते हैं, कैंडेला में। किस में, कैंडेला में। और सी डी इसकी स्मॉल सी स्मॉल डी, सी डी इसका सिंबल है। और नेक्स्ट आ जाता है पदार्थ का परिमाण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम किस में मापते हैं, मोल में। और MOL इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसका सिंबल है, और फुल फॉर्म इसकी है MOLE। तो ये हमारे मूल मात्रक थे जो कि 7 है, जो कि गिनती में 7 है, और ये आपको याद रखने होंगे क्योंकि बाकी जितने भी भौतिक राशि है, चाहे वो क्षेत्रफल हो, चाहे वो भार हो,
वो सब जो है इन्हीं मूल मात्रक से मिलके बने होते हैं, तो ये आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एसआई के संपूरक मूल मात्रक। अब संपूरक मूल मात्रक क्या होते हैं, ये भी मूल मात्रक ही है, लेकिन इनकी गिनती अलग होती है, यानी ये इन दो को मिलाकर ही मूल मात्रक पूरे किए जाते हैं, इसलिए संपूरक मूल मात्रक बोला जाता है, जो गिनती में केवल दो है। तो पहला आ जाता है समतल कोण। समतल कोण प्लेन एंगल को बोला जाता है, यानी प्लेन के ऊपर, यानी किसी पेपर के ऊपर अगर हम कोई भी कोण बनाते हैं तो हमेशा 2D में होता है, और इसको रेडियन से डिनोट, रेडियन इसका मूल मात्रक है, इसकी यूनिट है, और इसकी जो सिंबल है वो RAD है, रेड से इसको बोला जाता है। और नेक्स्ट आ जाता है घन कोण। घन कोण मतलब जो 3D में मापा जाता है, और इसको सॉलिड एंगल भी बोला जाता है, और इसका जो मात्रक है, इसकी जो यूनिट है किसकी, घन कोण की, वो है स्टेरेडियन, और इसको SR से डिनोट करते हैं। तो रेडियन के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे एक ये सर्कल दिया हुआ है और इसकी एक त्रिज्या दी हुई है, इस त्रिज्या के इक्वल अगर हम चाप पर काटते हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको थीटा से डिनोट करते हैं, और इसको ही रेडियन बोला जाता है। और इसका फार्मूला बनता है, एक रेडियन बराबर है 180 बटे में पाई। अगर हम पाई का यहाँ पे मान रख देते हैं 180 बटे 22 बटे 7, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो लगभग 57 पॉइंट समथिंग आएगी, जो आप याद रख सकते हैं। एक रेडियन किसके बराबर होता है, वो 57 पॉइंट समथिंग क्या आता है, जो आप यहाँ पे सोल्व करके कर सकते हैं। और ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, एक रेडियन किसके बराबर होता है 180 बटे पाई। अगर 5 रेडियन पूछा जाता है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 10 रेडियन पूछा जाता है तो 10 रेडियन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमेशा डिग्री में आता है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नाम और संकेत यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर 3 जो है पुराने मात्रक दिए गए हैं, जिनके कुछ नए नाम बताए गए हैं यहाँ पे। जैसे फर्स्ट आ जाता है ताप। ताप यानी कि टेम्परेचर, जिसको पहले डिग्री सेंटीग्रेड में मापते थे, और आज के टाइम पे इसको किस में मापा जाता है, डिग्री सेल्सियस में। आवर्ती। आवर्ती जिसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, उसको पहले CPS। CPS मीन्स होता है साइकिल पर सेकंड, इसमें मापा जाता था, लेकिन आजकल फ्रीक्वेंसी को किस में मापते हैं, हर्ट्स में। नेक्स्ट आ जाती है ज्योति तीव्रता, लुमिनियस इंटेंसिटी, जिसको पहले किस में मापा जाता था, CP यानी कैंडल शक्ति, कैंडल पावर, लेकिन आजकल इसको किस में मापा जाता है, कैंडेला में, जो हमने ऊपर टेबल में कवर किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, उनको व्युत्पन्न मात्रक बोला जाता है। जैसे कि अक्षेत्रफल हुआ, भार हुआ, और चाल हुई। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। नेक्स्ट आ जाता है बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगर यह पूछा जाता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, वो दूरी का मात्रक है, और इसको इंग्लिश में लाइट ईयर बोला जाता है। और सौरमंडल में हम जो भी खगोलीय पिंड हैं उनके बीच का डिस्टेंस मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। यदि आप ये पूरा, अगर आपको ये मुश्किल हो जाती है इसको याद रखने के लिए, तो 9.46 जो कि लगभग कितने के इक्वल होता है, 10 के, जो लगभग किसके बराबर होता है, 10 के, और 10 गुना में 10 की पावर 15, जो लगभग आ जाता है 10 की पावर 16, यानी 10⁻16 मीटर। तो लगभग 10⁻16 मीटर के इक्वल होता है एक प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट आ जाता है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। पारसेक सबसे बड़ी इकाई मापा जाता है दूरी मापने के लिए, डिस्टेंस मापने के लिए, और एक पारसेक जो है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष को अगर 3.26 से गुना कर देते हैं तो एक पारसेक आ जाता है। और पारसेक का यूज भी हम स्पेस के अंदर खगोलीय पिंड के बीच में डिस्टेंस, उनकी दूरी मापने के लिए किया जाता है। और इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो वो कितना आ जाएगा, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। नेक्स्ट आ जाता है बल की CGS पद्धति में मात्रक डाइन है। बल जो है फोर्स, उसको CGS पद्धति में किस में मापा जाता है, डाइन में। और अगर हम SI पद्धति की बात करते हैं तो उसको किस में मापा जाता है, न्यूटन में। SI पद्धति में किस में मापा जाता है, न्यूटन में। और एक न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना होगा। एक न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर। तो यहाँ पे कार्य यानी वर्क के बारे में बताया गया, जिसकी CGS सिस्टम में क्या बोला, CGS सिस्टम में इसको किस में मापते हैं, अर्ग में, और SI सिस्टम में इसको किस में मापते हैं, जूल में। और एक जूल किसके बराबर होता है, 10 की पावर 7 अर्ग के।
तो नेक्स्ट आ जाता है 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक, सिंबल्स फॉर वेरियस पावर्स ऑफ 10। यहाँ पर यह बताया गया है कि 10 की विभिन्न घातों का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। भौतिकी में यानी फिजिक्स के अंदर बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। फिजिक्स के अंदर क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी राशि होती है, कुछ छोटी छोटी राशि होती है जिनको हम सीधे तौर पर नहीं माप सकते, उनके लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं जिसको पावर ऑफ 10 बोला जाता है। 10 का कुछ घातों को विशेष नाम तथा संकेत दिए गए हैं जिसे नीचे की दिए गई सारणी में दिया गया है। तो यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें बड़ी राशियों के लिए लेफ्ट साइड में बताया गया है और छोटी राशियों को मापने के लिए राइट साइड में बताया गया है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल करने के लिए इनका बहुत यूज किया जाता है। कई बार इनके आपस में रिलेशन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि अगर हम वेट की बात करते हैं, जैसे कि एक किलोग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं, तो इनको आपस में डिवाइड कर देंगे 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर आएगा 10 की पावर 2 यानी कि 100। 1 किलोग्राम में 100 डेकाग्राम होते हैं। वैसे ही अगर हम मीटर में बात करते हैं, लेंथ में बात करते हैं, 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो उसका भी आंसर सेम होगा। अगर छोटी इकाई की बात करते हैं जहाँ पर हम छोटी छोटी चीज़ों को मापते हैं, तो उसके लिए राइट वाली टेबल यूज करेंगे जिसमें जैसे कि 1 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 10 की पावर 3 बटे में 10 की पावर -1 जो कि 10 की पावर -2 आएगा। तो इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका, पहले तो आपको ऐसे याद रखना होगा, नीचे से स्टार्ट करेंगे हम, ऊपर की तरफ याद करेंगे। जैसे कि पहला जाता है डेका, फिर हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। फास्ट याद रखो इसको, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। यहाँ पर इनके सिंबल बताए गए हैं। डेका को डी से, एक्टा को एस से, किलो को स्मॉल के से, मेगा को कैपिटल एम से, गीगा को कैपिटल जी से, जैसे गीगा बाइट, जीबी वगैरह याद रखते होंगे आप, मेमोरी कार्ड में जो यूज किया जाता है। टेरा को कैपिटल टी से, पीटा को कैपिटल पी से, एक्सा को कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है। अब इनकी पावर कैसे याद रखेंगे, इनकी पावर की शुरुआत होती है 1 से, 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इसके बाद +3 होते चले जाएंगे और कहाँ तक जाएगी है 10 की पावर 18 तक। 3 के बाद 6, 10 की पावर 6, फिर 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18। तो इनको बहुत ही सिंपल याद रखना, 1 2 3 6 9 12 15 18। उसी प्रकार से हम पहले याद करेंगे नीचे से लेकर ऊपर तक, देसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो ऑटो, देसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो ऑटो, ये इनके सिंबल्स हैं। सिंबल्स तो याद रहे ना रहे कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, इनका सीक्वेंस याद होना चाहिए नीचे से लेकर ऊपर तक। और इनकी जो घात है वो लगभग दोनों की सेम है। इसमें क्या है कि ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है। ये 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -15, 10 की पावर -18। तो देसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो ऑटो। और बड़ी राशियों के लिए हम यूज करेंगे डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। तो दोस्तों ये आज का जो टॉपिक हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो बन सकती है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कुछ वीडियो लंबी भी जा सकती है क्योंकि एक एक लाइन को अगर मैं समझाऊंगा तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा और वीडियो लंबी भी हो सकती है, लेकिन वे आपके लिए यूज़फुल होगी और आपको वे अच्छी तरह समझ में भी आएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपकी समझ में आती है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और साथ के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ाई ज़रूर करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। और बेस्ट ऑफ लक सभी को, सभी जल्दी से सक्सेसफुल हो। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।